स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मेरे सभी स्टूडेंट्स को जो कि मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, लगातार मेरे वीडियोस देखते हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि मैं अपने जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स के लिए लगातार वीडियोस दे रहा हूं और इस क्रम में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स और उनके द्वारा लिखे गए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो अब तक हम लोग रोमांटिक एज में आ गए थे, हम लोग क्रमबद्ध चल रहे हैं। तो रोमांटिक एज में हम लोग आ चुके हैं और रोमांटिक एज में विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शेली के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको जो रोमांटिक एज की सेकंड जनरेशन के सबसे बड़े पोइट हैं जॉन कीट्स साहब, आज उनके बारे में मैं लेकर आया हूं आपका वीडियो ये। और आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दूंगा जॉन कीट्स साहब की लाइफ के संबंध में। आज के इस वीडियो में मैं उनकी राइटिंग के बारे में कदापि वर्णन नहीं करूंगा, ये सिर्फ उनकी बायोग्राफी है। और इसके बाद जो अगला वीडियो दूंगा उसमें मैं इनके वर्क्स के बारे में बात करूंगा। तो देखिए, लिखा हुआ है जॉन कीट्स 1795 टू 1821, लाइफ स्पान 25 ईयर्स, यानी कि 1795 में जन्म और बहुत जल्दी इनकी लाइफ पूरी हो गई, इनकी मृत्यु हो गई मात्र 1821 में। और इनका लाइफ स्पान रहा 25 ईयर्स, यानी कि 25 ईयर्स और कुछ मंथ्स, क्योंकि ये 26 अपना बर्थडे नहीं मना पाए थे। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कितना लाइफ जी उन्होंने, कितने वर्ष की लाइफ थी, तो मात्र साहब 25 ईयर्स आपको आंसर देना है। अब जैसे कि मैंने कहा कि जनरल इंट्रोडक्शन देना है और मैंने कहा रोमांटिक एज के सबसे बड़े कवि के रूप में उभरे हैं, पोइट कहा जाता है जॉन कीट्स साहब को। और आज होली का त्यौहार है। अगर हम हिंदू ट्रेडिशन की बात करें तो होली का त्यौहार जो है वो भी अपने आप में एक रोमांटिक नेचर को व्यक्त करता है। तो आज के इस पावन पर्व पर जॉन कीट्स जो कि रोमांटिक पोइट हैं, उनसे अच्छा और आपके लिए क्या वीडियो हो सकता था। तो इसलिए मैं आपके लिए जॉन कीट्स लेकर आया हूं। तो देखिए, पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है, जॉन कीट्स वाज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1795। जॉन कीट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 को होता है एट फिन्सबरी इन लंदन। कहाँ पर हुआ साहब? 31 अक्टूबर 1795 को फिन्सबरी लंदन में इनका जन्म होता है। क्लियर साहब? पहला पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज हिज फादर थॉमस कीट्स मैनेज द प्रॉस्पेरियस हॉर्स हायरिंग बिजनेस। इनके पिता का नाम जो था वो था थॉमस कीट्स। क्या नाम था साहब? थॉमस कीट्स। तो थॉमस कीट्स जो थे मैनेज द प्रॉस्पेरियस हॉर्स हायरिंग बिजनेस ऑफ जॉन जेनिंग्स हिज फादर इन लॉ, यानी कि इनके पिता जो थे उनका नाम था थॉमस कीट्स। और थॉमस कीट्स साहब जो थे वो हॉर्स हायरिंग बिजनेस किया करते थे अपने फादर इन लॉ जॉन जेनिंग्स साहब का। किसका? अपने फादर इन लॉ जॉन जेनिंग्स साहब का। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पॉइंट नंबर 3। थॉमस कीट्स हैड 5 चिल्ड्रन, 4 सन्स एंड 1 डॉटर। तीसरा पॉइंट है आपका कि जॉन कीट्स के पिता जो थे उनके कुल मिलाकर 5 संतानें थीं, 5 चिल्ड्रन थे, जिनमें कि 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी, 1 डॉटर। ठीक है साहब? थॉमस कीट्स हैड 5 चिल्ड्रन, 4 सन्स, 1 डॉटर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4। द यंगेस्ट डाइड इन इन्फेंसी। जो 5 संतानें हुई थॉमस कीट्स साहब के, उनमें सबसे छोटी संतान जो एक पुत्र था उसकी मृत्यु इन्फेंसी में ही हो गई, यानी कि अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही हो गई। एंड कीट्स वॉज द एल्डेस्ट इन 5 चिल्ड्रन। अगर मैं बात करूं कीट्स परिवार की, थॉमस कीट्स परिवार की, तो थॉमस कीट्स के परिवार में मैंने कहा कि कुल मिलाकर 5 संतानें थॉमस कीट्स की थी, यानी कि जॉन कीट्स 5 भाई बहन थे और सबसे बड़े थे हमारे जॉन कीट्स साहब। ठीक। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5। हिज ब्रदर जॉर्ज
was born in 1797। जॉन कीट्स का जन्म 1795 में। उनसे छोटे थे जॉर्ज कीट्स। जॉर्ज कीट्स का जन्म हुआ 1797 में। उसके छोटे थे थॉमस। थॉमस का जन्म होता है 1799 में। और जो इनकी सिस्टर थी फ्रांसिस मैरी, उसका जन्म होता है 1803 में साहब। तो ध्यान रख लीजिए पॉइंट। हिज ब्रदर जॉर्ज वाज बोर्न इन 1797, थॉमस इन 1799 एंड फ्रांसिस मैरी इन 1803। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज Keats and his brothers were educated in the John Clare School at Enfield। स्कूल का नाम याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शुरुआती शिक्षा जॉन कीट्स की कहाँ हुई। तो साहब कीट्स एंड हिज ब्रदर्स वर एजुकेटेड इन द जॉन क्लेयर स्कूल एट इन्सफील्ड। यानी कि कीट्स, यानी कि जहाँ जहाँ कीट्स लिखा है, मैं जॉन कीट्स की बात कर रहा हूँ। तो कीट्स साहब जो हैं और उनके भाई जो थे, इनकी शुरुआती शिक्षा जो है वह जॉन क्लेयर स्कूल इनफील्ड में हुई। कहाँ इन्होंने अध्ययन किया? जॉन क्लेयर स्कूल इनफील्ड में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इन अप्रैल 1804 व्हेन कीट्स वाज 8 years ओल्ड। यानी कि अप्रैल 1804 में जब जॉन कीट्स साहब 8 वर्ष के थे, हिज फादर थॉमस कीट्स डाइड। तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट घटित हुआ इनके जीवन में। इनके पिता जॉन कीट्स के पिता थॉमस कीट्स की मृत्यु हो गई बाय फॉलिंग फ्रॉम हिज हॉर्स। कैसे हुई साहब? एक एक्सीडेंटल डेथ हुई। जैसा कि मैंने आपसे कहा था अभी कि थॉमस कीट्स जो थे वो हॉर्स हायरिंग का बिजनेस किया करते थे। तो थॉमस कीट्स साहब एक दिन यानी कि अप्रैल 1804 में अपने घोड़े से गिर गए। इनका स्कल फ्रैक्चर हुआ और उसमें इनकी डेथ हो गई अप्रैल 1804 में, जब जॉन कीट्स की उम्र मात्र 8 वर्ष की थी। तब इनके पिता थॉमस कीट्स का निधन उनके घोड़े पर से गिरने से हो गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 8। हिज मदर फ्रांसिस जेनिंग्स मैरिड विद विलियम रॉलिंग्स। यानी कि जॉन कीट्स के पिता थॉमस कीट्स की मृत्यु के बाद इनकी जो माँ थी, माँ का नाम था फ्रांसिस जेनिंग्स। फ्रांसिस जेनिंग्स ने दूसरा विवाह किया और जिनसे विवाह किया उनका नाम था विलियम रॉलिंग्स। क्या नाम था साहब? विलियम रॉलिंग्स। यानी कि थॉमस कीट्स की मृत्यु के बाद जॉन कीट्स की माँ फ्रांसिस जेनिंग्स ने दूसरा विवाह किया और जिन व्यक्ति से विवाह किया उनका नाम था विलियम रॉलिंग्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रांसिस जेनिंग्स सेंट टू द चिल्ड्रन टू हर फादर जॉन जेनिंग्स। जब फ्रांसिस जेनिंग्स ने दूसरा विवाह किया विलियम रॉलिंग्स के साथ, उसके बाद उन्होंने इन 4 बच्चों को, क्योंकि 5वें की मृत्यु तो पहले ही हो गई थी, तो इन 4 बच्चों को अपने पिता जॉन जेनिंग्स के पास भेज दिया, जो कि पॉन्डर्स एंड इनफील्ड में रहा करते थे। कहाँ रहते थे साहब? पॉन्डर्स एंड इनफील्ड में। तो फिर से ध्यान से सुनिए। फ्रांसिस जेनिंग्स सेंट द चिल्ड्रन टू हर फादर जॉन जेनिंग्स एट पॉन्डर्स एंड इनफील्ड। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 10। ऑन मार्च 8, 1805 जॉन जेनिंग्स डाइड। अब देखिए शुरुआत से ही अगर हम देख रहे हैं लगातार, जॉन कीट्स की लाइफ जो है वह बहुत कष्टों से निकली है। उन्होंने बहुत अपनों को खोया है। तो शायद यही कारण है कि इनकी कविताओं में हमें बहुत अधिक मेलनकॉली की भावना देखने को मिलती है। बहुत अधिक दुखद व्यक्ति के रूप में जॉन कीट्स हमारे सामने आते हैं। तो देखिए ऑन मार्च 8, 1805 जॉन जेनिंग्स डाइड। यानी कि 8 मार्च 1805 को जॉन जेनिंग्स की डेथ हो गई। एंड हिज वाइफ एलिस जेनिंग्स मूव्ड विद चिल्ड्रन टू एडमंटन। और क्या हुआ जब जॉन जेनिंग्स की डेथ हो गई, यानी कि नाना की डेथ हो गई, तो जो नानी थी एलिस जेनिंग्स इनका नाम था, वे बच्चों को लेकर कहाँ चली गई? एडमंटन। यानी कि जॉन कीट्स को और उनके 3 भाई बहनों को लेकर कहाँ चले गई साहब? एडमंटन में। अगला पॉइंट आपका आता है इन मार्च 1810 हिज मदर फ्रांसिस जेनिंग्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। 1805 में इनके नाना एक्सपायर हुए साहब
1810 में क्या हुआ, फ्रांसिस जेनिंग्स यानी कि जॉन कीट्स की मां की डेथ हो गई और बीमारी का नाम था ट्यूबरक्लोसिस। ये आप कह दीजिए कि जॉन कीट्स के परिवार की एक हेरिडिटी डिसीज है और इसमें कीट्स के परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हुई है ट्यूबरक्लोसिस के कारण। एक तो अभी पहला आ गया, फ्रांसिस जेनिंग्स की डेथ हो गई ट्यूबरक्लोसिस के कारण। कब हुई थी डेथ साहब? इन मार्च 1810 में इनकी मां की भी डेथ हो गई साहब। अगला पॉइंट आया इन 1810 जब इनकी मां की डेथ हो गई, उसके बाद 1810 में इनकी जो नानी थी एलिस जेनिंग्स अपॉइंटेड जॉन सैंडल एंड रिचर्ड एबे एज गार्जियन टू चिल्ड्रन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। 1810 में एलिस जेनिंग्स ने जॉन सैंडल और रिचर्ड एबे नामक 2 व्यक्ति थे, उनको इन चारों बच्चों की गार्जियनशिप सौंप दी। क्या बना दिया? इनको गार्जियन बना दिया। किसको? जॉन सैंडल और रिचर्ड एबे को जॉन कीट्स और उनके भाई बहनों का क्या बना दिया? गार्जियन बना दिया। किसने बना दिया? एलिस जेनिंग्स ने। कब साहब? 1810 में, जब 1810 में जॉन कीट्स की मां की डेथ हो गई थी उसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट आया साहब, एज ए स्टूडेंट्स कीट्स हैड नॉट एंजॉयड ए गुड रेपुटेशन। एक स्टूडेंट के रूप में कीट्स साहब की एक रेपुटेशन जो थी वो कदापि अच्छी नहीं थी। ही वॉज वायलेंट इन हिज बिहेवियर। अगर कहा जाए तो अपने व्यवहार में कीट्स साहब बहुत अधिक हिंसक थे। अपनों से बड़े जो स्टूडेंट्स थे इनसे इनका बहुत जल्दी झगड़ा हो जाया करता था, बहुत अधिक ये हिंसक हो जाते थे, मारपीट हो जाती थी। ठीक है ना? तो एक स्टूडेंट के रूप में जॉन कीट्स जो थे उनकी रेपुटेशन कदापि अच्छी नहीं थी साहब। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इन स्कूल ही ग्रू क्लोज टू चार्ल्स कॉडन क्लार्क। नाम ध्यान रख लीजिए साहब, चार्ल्स, नाम है आपका चार्ल्स कॉडन क्लार्क। चार्ल्स कॉडन क्लार्क, द सन ऑफ द हेडमास्टर। यानी कि जिस स्कूल में ये पढ़ा करते थे उस स्कूल के हेडमास्टर का एक पुत्र था, नाम था चार्ल्स कॉडन क्लार्क। तो जॉन कीट्स का सबसे शुरुआती मित्र जो था वह चार्ल्स कॉडन क्लार्क बना, जो कि हेडमास्टर का क्या था? पुत्र था साहब। ठीक, नाम ध्यान रखिए। वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगला पॉइंट चार्ल्स कॉडन क्लार्क के कारण इंपॉर्टेंट बनता है। तो साहब क्या था ये कि क्लार्क क्रिएटेड कीट्स इंटरेस्ट इन लिटरेचर। क्लार्क ने जॉन कीट्स का इंटरेस्ट जो है वह साहित्य में क्रिएट किया बाय गिविंग हिम टू रीड स्पेंसर्स फेरी क्वीन। और कैसे किया साहब? उसने जॉन कीट्स को पढ़ने के लिए पोएट जो कहे गए स्पेंसर साहब, तो स्पेंसर साहब की फेरी क्वीन जो इनका मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क है उस फेरी क्वीन को पढ़ने को दिया। ठीक है साहब, ध्यान रखिएगा। किसने दिया? क्लार्क ने। चार्ल्स कॉडन क्लार्क जो इनका मित्र था, हेडमास्टर का पुत्र था, उसने क्या किया? जॉन कीट्स को लिटरेचर में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उसने स्पेंसर साहब के द्वारा लिखी गई फेरी क्वीन जॉन कीट्स को पढ़ने के लिए दी। इट इंस्पायर्ड हिम टू बी ए पोएट। और आप कह सकते हैं कि इस पुस्तक ने जॉन कीट्स को इंस्पिरेशन दी एक कवि बनने की। ठीक है ना साहब? इट इंस्पायर्ड हिम टू बी ए पोएट। जॉन कीट्स ने जब फेरी क्वीन पढ़ी स्पेंसर साहब की तो वे इतने प्रभावित हुए, इतने इंस्पायर हुए कि आगे चलकर वो भी पोएट बने। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जॉन कीट्स का साहित्य में इंटरेस्ट बढ़ा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1815 ही रजिस्टर्ड हिमसेल्फ एज ए मेडिकल स्टूडेंट एट गाइस हॉस्पिटल इन लंदन। 1815 में जॉन कीट्स साहब ने अपने आप को एक मेडिकल स्टूडेंट के रूप में गाइस हॉस्पिटल लंदन में इनरोल्ड कराया। भाई अपने आप का रजिस्ट्रेशन कराया। कब कराया? 1815 में। कहाँ कराया? गाइस हॉस्पिटल लंदन में। ठीक है साहब, एक मेडिकल स्टूडेंट के रूप में 1815 में कराया साहब। इन 1816 कीट रिसीव्ड हिज
ऑपोथेकेसी लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस। 1815 में रजिस्टर्ड कराया, 1816 में इन्हें अपना एपोथेकेसी लाइसेंस भी प्राप्त हुआ, लेकिन इन्होंने इसको कभी प्रैक्टिस नहीं किया। ये एपोथेकेरी क्या है, हमारे यहाँ होते हैं फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट सुने साहब आपने? तो फार्मासिस्ट जो होते हैं उसी की ट्रेनिंग होती है ये। तो इन्होंने, आप ये कह सकते हैं कि 1816 में इन्होंने फार्मासिस्ट का लाइसेंस प्राप्त किया, लेकिन कीट साहब ने एज ए फार्मासिस्ट कभी भी प्रैक्टिस नहीं की। कर लिया, लेकिन चूंकि इनका इंटरेस्ट साहित्य में था तो इन्होंने फार्मासिस्ट का लाइसेंस तो प्राप्त किया, लेकिन उसको प्रैक्टिस कभी नहीं की। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ऑन December 1st 1818, 1 दिसंबर 1818 को हिज यंगर ब्रदर टॉम कीट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। देखिए फिर से ट्यूबरक्लोसिस के कारण एक और डेथ हुई इनके परिवार में। यानी कि 1 दिसंबर 1818 को इनके छोटे भाई टॉम कीट्स की डेथ हो जाती है, और बीमारी और मृत्यु का कारण क्या होता है? पुनः ट्यूबरक्लोसिस। तो देखिए इनकी माँ की डेथ कैसे हुई? ट्यूबरक्लोसिस के कारण। और इनके जो छोटे भाई थे टॉम कीट्स, उनकी भी मृत्यु 1 दिसंबर 1818 में कैसे हो गई? ट्यूबरक्लोसिस के कारण। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ऑन 25 दिसंबर 1919 कीट्स वॉज एंगेज टू फैनी ब्राउनी। 25 दिसंबर 1919 को कीट्स एंगेज हुए किनके साथ? फैनी ब्राउनी के साथ। यानी कि इनकी प्रेमिका थी, नाम था क्या उनका? फैनी ब्राउनी। तो साहब डेट याद कर लीजिए कब इनकी एंगेजमेंट हुई थी? 25 दिसंबर 1919 में फैनी ब्राउनी के साथ इनकी एंगेजमेंट हुई, बट नेवर मैरिड, शादी नहीं हो पाई थी साहब। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ऑन 17 September 1820 ऑन डॉक्टर्स एडवाइस कीट्स सेल टू रोम। 17 सितंबर 1820 को डॉक्टर की सलाह पर कीट साहब जो थे वह इंग्लैंड छोड़कर कहाँ चले गए साहब? रोम चले गए, क्योंकि इस समय जॉन कीट्स को भी ट्यूबरक्लोसिस बीमारी हो गई थी। तो डॉक्टर ने इन्हें सलाह दी कि आप इंग्लैंड छोड़कर रोम चले जाइए, वहाँ का वातावरण ज़्यादा अच्छा है, आपका स्वास्थ्य जल्दी सही होगा। इसलिए 17 सितंबर 1820 को कीट साहब कहाँ चले गए साहब? रोम चले गए। 21 नंबर पॉइंट, इन 1821 कीट्स डाइड ऑन February 23 इन रोम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईश्वर को जो मंजूर था वही हुआ। 1821 में 23 फरवरी का दिन था और जॉन कीट्स साहब की डेथ हो जाती है, रोम में ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना? और कारण वही क्या? ट्यूबरक्लोसिस। यानी कि इनकी मृत्यु भी कैसे हो गई? टीबी से। तो आप देख सकते हैं कि टीबी कारण इनके परिवार का ट्यूबरक्लोसिस के कारण 3 व्यक्तियों की मृत्यु होती है, और इस ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के कारण जॉन कीट्स जैसा महान कवि जो है वो मात्र 25 वर्ष की उम्र में इस संसार को छोड़कर चला गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, कीट्स वॉज बरीड, कीट्स को दफनाया गया इन द इंग्लिश सिमेट्री ऑन February 26 इन रोम। यानी कि रोम में ही जॉन कीट्स साहब को दफनाया गया, इनकी कब्र है वहाँ। और कहाँ दफनाया गया था? इंग्लिश सिमेट्री में, फरवरी 26 को रोम में ही। 23 फरवरी को डेथ हुई और दफनाया उसके 3 दिन के बाद, यानी कि 26 फरवरी को गया रोम में। अब देखिए लास्ट एक बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, हिज एपिथेट, यानी कि जॉन कीट्स साहब की जो कब्र है उस पर एक एपिथेट लाइन लिखी है। तो साहब वो लाइन आप ध्यान कर लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये लाइन किसके एपिथेट के रूप में लिखी गई है या किस राइटर के लिए लिखी गई है। तो साहब लाइन है आपकी, हियर लाइज वन हुज नेम वॉज राइट इन वाटर। यहाँ राइट की स्पेलिंग गलत नहीं लिखी है, WRIT जो है वही इनके एपिथेट पर लिखी है, WRITE नहीं लिखी है। तो हियर लाइज वन हुज नेम वॉज राइट इन वाटर, ये लाइन जो है वह कीट्स आपके एपिथेट पर लिखी हुई है। तो कृपया करके आप ये लाइन जो है वो ध्यान कर लीजिए। तो आज आपने वीडियो में देखा कि मैंने आपको 23 पॉइंट्स दिए कुल मिलाकर जॉन कीट्स साहब से संबंधित,
और मैंने एक भी वर्ग के बारे में आज चर्चा नहीं की। जॉन कीट्स को इनके ओट्स के कारण जाना जाता है, जॉन कीट्स को इनके कुछ महत्वपूर्ण पोएम्स के कारण जाना जाता है। उसके बारे में मैं डिटेल में आपको वीडियो दूंगा इस वीडियो के बाद, यानी कि कल। तो साहब आप समझ लीजिए, कल जो मैं वीडियो दूंगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इनकी जो ओट्स हैं, कीट्स आपकी जो फेमस कोटेशंस हैं, लाइंस हैं, कौन सी किस ओट से ली गई है, उन सबको कल मैं विस्तार से बताऊंगा। कल का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप सभी के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर या अवश्य करें। और अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एक बार पुनः आपको हृदय की गहराइयों से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे।